त्रिपाठी, एडवोकेट, वाराणसी में फौजदारी साइड की वकालत करता हूँ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मैं सदस्य हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मैं सदस्य हूँ। जी, आज मऊ जनपद में आना हुआ क्या? बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है, जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होना है। उसी के प्रचार प्रसार में आज मैं मऊ में आया हूँ और यहाँ के बार एसोसिएशन, यहाँ के माननीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी का सहयोग अभूतपूर्व था। अब उससे तबियत अभिभूत है और गदगद है। भगवान चाह तो सबसे अच्छा रिजल्ट भी यहाँ से रहेगा। सर, ये चुनाव है तो इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट, सही सवाल आपने पूछा। देखिए, 3 मुद्दे प्रमुख हैं। पहले तो मैंने जो कहा कि अधिवक्ता कल्याण का जो टिकट है उससे उत्तर प्रदेश सरकार के पास 4 अरब से अधिक धनराशि एकत्र हो चुकी है। हमारा मुद्दा है कि उस 4 अरब में से 1.5 अरब निकाल करके एक कार्पस फंड बनाया जाए और उस कार्पस फंड से जो नवागत अधिवक्ता हैं उनको 3 साल तक 5-5 हजार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाए और उसी फंड से जो 70 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ता हमारे साथी हैं उनको 15,000 रुपया प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। ये हमारी 2 बातें ये हैं। तीसरी बात ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को दिया जा चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार उसको नहीं बना रही है। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे अधिवक्ताओं की क्षति हो रही है, हत्या हो रही है, चोटिल हो रहे हैं, तमाम समस्याएं उससे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे तो इन्होंने 2014 में महात्मा मंदिर गुजरात में, अहमदाबाद में एक अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलवाया, समर्थन के लिए बुलवाया और बुलवाने के बाद ये वादा किया, महात्मा मंदिर एक ऑडिटोरियम है उसमें, कि जब अधिवक्ताओं के वो दिन अच्छे आएंगे जब हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। उनके दिन तो तीसरी बार भी अच्छे आ गए, लेकिन अधिवक्ताओं को अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा है। हमारा एक इंश्योरेंस स्कीम भारत सरकार के पास लंबित है। सर, एक मिनट, आप बनारस से हैं और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी बनारस से है और तीसरी बार भी वो बनारस से ही सांसद बने हैं, तो ऐसे में आपने कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इन बातों को उनके सामने रखा? प्रधानमंत्री ने अपना एक कार्यालय भी बना रखा है बनारस शहर में जी। बार बार हमारे बार एसोसिएशन ने उनको आने का आमंत्रण दिया, बार बार इंश्योरेंस स्कीम लागू करने के लिए कहा। बार काउंसिल ने प्रयास किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रयास किया, लेकिन हमारे कुछ लोग शासन से जुड़ गए, शासन से मिल गए, शासकीय पदों पर आसीन हो गए, शासन से लाभ अपना तो ले लिया, समाज को लाभ नहीं होने दिया। ये बहुत दुखद है जी। हम देखिए, ट्रक चालकों ने 2 दिन में आईपीसी में संशोधन करा लिया, बीएनएस नया जो होता है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान में है, हम लोग अपनी बात नहीं बनवा पा रहे। उसकी वजह है हम सत्ता से कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ सरकार में चले जाते हैं, कुछ व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम अधिवक्ता समाज के लाभ के प्रति एकजुट नहीं हो पा रहे और जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे हमारी कम से कम ये तीनों मांगे लागू हो जाएंगी। सर, ये पीड़ा है या ये पीड़ा भी है, ये आक्रोश भी है, ये गुस्सा भी है और हम अपना गुस्सा जता रहे हैं जी। देखा जाता है युवा अधिवक्ताओं की भरमार है और युवा अधिवक्ता परेशान है, उनके लिए क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि अगर उनको 3 साल तक खड़े होने के लिए 5,000 प्रति माह भत्ता मिले तो ये उनके लिए वरदान साबित होगा। सर, एक चीज और है, हमारे 70 वर्ष से जो ऊपर के अधिवक्ता है, बहुत अस्वस्थ हैं, कुछ अचलस्थ हैं, उनके लिए 15,000 रुपये अगर जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा तो ये उनके लिए भी एक वरदान होगा। और हमारा पैसा है। देखिए, दुखद तो क्या है, ये पैसा हमारा है, सरकार को देना भी नहीं है, हमारा पैसा सरकार हमको वापस नहीं कर पा रही है, ये दुखद है। हाँ, बताएं सर। अभी वकीलों पे जो प्रशासन के लोग जो कभी कभार ऐसे केसेज कुछ लाद रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां हो रही है, उसके विषय में क्या करना चाहते हैं? मैंने वही कहा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में हमने प्राविधान लागू किया कि हत्या बलात्कार के मुकदमों के अलावा अगर कोई मुकदमों का आरोप अधिवक्ताओं पर लगता है तो उसमें सीजीएम के न्यायालय से वारंट लिए बिना गिरफ्तार उनको न किया जाए। सीजीएम क्या उनको बुलाया जाए, सीजीएम क्या नोटिस हो, पीड़ित अधिवक्ता जाए, अपनी बात कहे, अगर सीजीएम असंतुष्ट होते हैं उसकी बात से, उसके जवाब से, तब वारंट इशू हो। अगर यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो पुलिस का हस्तक्षेप सीधे अधिवक्ताओं से हट जाएगा। बड़ी घटनाएं कम होती है, रेयर होती है।
छोटी घटनाएं और मुजाहिमत होती रहती है। पुलिस का हस्तक्षेप हटा करके हम जब न्यायपालिका और सीजीएम का हस्तक्षेप ले लेंगे तो बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो देखा जाए इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वकीलों पर नहीं सख्त है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनके चुनाव को लेकर सख्त है, उनकी व्यवस्था को लेकर सख्त है। देखिए दुखद बताऊं मैं क्या है, हमारे बीच से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता गए हैं और न्यायाधिकारी गए हैं, वो सब मूलतः वकील रहे हैं। ये लोग भी अगर संज्ञान ले लें जो हमारे बीच से गए हैं, तब भी हमारी स्थिति सुधर सकती है। ये लोग जाने के बाद संज्ञान नहीं लेते हैं, ये जाने के बाद सोचते हैं कि अब हम उस क्षेत्र से निकल आए, अब हमको क्या दिक्कत है। सर आप अपने चुनाव को लेकर के क्या कहते हैं? हम चुनाव के प्रति बहुत आसान्वित है। आज अगर मऊ में अगर मैं घूम रहा हूं तो मुझे इतना तन मन गदगद है कि मुझे लगता है कि मऊ ही हमारे लिए पर्याप्त होगा चुनाव जीतने के लिए। तो क्या अपील करेंगे आप? हम अपील कर चुके और अपील सबों ने स्वीकार कर लिया, सहर्ष तालियों हाथों हाथ उठा लिया मुझे। सर एक चीज़ और है, अभी देखा जाए तो जो पत्रकार बंधु हैं उनके हित में आप क्या चाहते हैं? मैं पत्रकार बंधुओं की लाइफ को भी इंश्योर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं एक जो कमी है पत्रकारों में, जो शिक्षा की कमी है, जो ट्रेनिंग की कमी है, जो ईमानदारी की कमी है, जो एकदम ईमानदार होकर के पारदर्शी नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास आर्थिक अभाव है, रहने का अभाव है, इस सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक नियमित स्रोत से, नियमित व्यवस्था से, नियमित पंजीकरण से पत्रकारों को भी एक स्थान देना चाहिए। तो चुनाव जीतने बाद ये मांग उठाएंगे आप? जी, अगर चुनाव जीतते तो ये मांग? अरे हम आज मांग उठा रहे हैं, कल भी उठाएंगे, कल उठा भी चुके हैं। पत्रकार हमारे बीच में, हमारी आंख है, नाक है, कान है, उन्हीं की आंख से देखते हैं, उन्हीं कान से सुनते हैं, उन्हीं के तरीके से हम जानते हैं, हमारी जानकारी बढ़ती है। उनको कहाँ इनकार किया जा सकता है? आप अगर न आए होते तो हमारी बात जिले में पहुंच पाएगी क्या? सर अंतिम सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, हाँ बताएं। कि अक्सर देखा जाता है कि पत्रकारों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं। जब हम किसी की खबर चलाते हैं तो हमको न्यायालय में घसीटा जाता है, और एक पत्रकार जो है अवैतनिक काम करता है, उसको सरकार से लेकर के कुछ मिलता नहीं है। ऐसे में कोई ऐसी व्यवस्था होगी क्या कि वकील लोग जो है निःशुल्क पत्रकारों के मुकदमे को देखेंगे? नहीं, हमारा प्रस्ताव है, हमारा सुझाव है, हम निवेदन करेंगे, हम आग्रह करेंगे। हमारी तरह से आप भी बिना वेतन भोगी हैं, तो आप अगर न्याय संगत है, देखिए जो अन्याय संगत है उनको तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो पत्रकारिता देश में शुरू हो गई है, जो सरकारें बदल बना रही है, उनकी बात छोड़िए। जो पत्रकार पारदर्शी हैं, ईमानदार हैं, आज क्या यह देश रवीश कुमार को नहीं ढो रहा है? रवीश कुमार को आज जिंदा रखे हुए इस देश का स्वतंत्र नागरिक है, जिंदा रखे हुए। तो हम लोग स्वीकार करते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अधिवक्ता ऐसे लोगों की मदद करता है, ये भी आप जान लीजिए। बिना उनकी मदद के आप नहीं चल पाएंगे। अधिवक्ता मदद करता है, फीस भी लेता है, तो जो दे दिया वो रख लिया, जो नहीं दिया कोई बात नहीं, तब जाकर चल रहा है। हम निवेदन करेंगे कि पत्रकारों के सुरक्षा और भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए। धन्यवाद।